सब्ब साहूणं ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवत्थायाणं ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणं ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवत्थायाणं ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणं एषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपापकणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भवै मङ्गलं परमं भवै मङ्गलम्। आरभ्य के चरणों में भक्ति वंदना श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल स्वामी मुनिश्री पारस कुमार स्वामी को भक्ति वंदना उपस्थित भावकारी का समान प्रज्ञानी भरत के तारण विष्णुहारे प्रज्ञानी भरत के तारण जानो ध्यान धरो अंतर में विष्णुहारे प्रज्ञानी भरत के तारण देश देश ना लोके आपनो देश देश ना लोके आपनो संग्राम कर रया पूरने तुम्हारे प्रज्ञानी भारत के तरन आप ताणी बुध निपार संसार आप ताणी बुध निपार संसार बहुलोक करे पुर पुर में तुम्हारे प्रज्ञानी भारत के तरन मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो विघ्न मिटे घर घर में तुम्हारे प्रज्ञानी भारत के तरन जगन उद्योग की योजस छाई जगन उद्योग की योजस छाई यह पंचम आरने तुम्हारे प्रज्ञानी भारत के तरन आप ताना स्थिर कदसु आप ताना स्थिर कदसु बसे वास अमर में तुम्हारे प्रज्ञानी भारत के तरन आप ताना उपराता
भरत के तरनु संप्रत काले स्वांगण पायो संप्रत काले स्वांगण पायो आयु चिंता मणि करने तुम्हारे जगत्यागी भरत के तरनु अब आकारक महाउपकारी अब आकारक महाउपकारी कल्पवृक्ष करने तुम्हारे जगत्यागी भरत के तरनु याद धिया परवारो याद धिया परवारो सत्यान मुनिवर तुम्हारे जगत्यागी भुवनी से गुण ईश्वर सागे भुवनी से गुण ईश्वर सागे सुदगत विदार करने तुम्हारे जगत्यागी भरत के तरनु भिक्षु हनुमान ऋषि राय प्रसाद भिक्षु हनुमान ऋषि राय प्रसाद जगत सुख मंदर में तुम्हारे जगत्यागी भरत के तरनु जानो जान करो अंतर में तुम्हारे जगत्यागी भरत के तरनु तुम्हारे जगत्यागी भरत के तरनु केसी स्वामी और राजा प्रदेशी चर्चा चल रही है। जहां राजा प्रदेशी केसी स्वामी को आत्मा और शरीर की एकता को सिद्ध करने की बात कह रहा है, वहीं केसी स्वामी उसे समझा रहे हैं कि आत्मा और शरीर एक नहीं है, अलग अलग है। तो राजा प्रदेशी के उदाहरण के ऊपर उन्होंने कहा कि जिस तरह बिजली के अंदर हवा भरी जाती है और हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद उसमें कोई अंतर नहीं होता है, जैसे ही आदमी के जीवित रहते और आदमी के मरने के बाद वजन में कोई अंतर नहीं आता है। और प्रदेशी ने ये सुना और सुनकर चिंतन में चला गया और कहा गया है कि जो चिंतन करता है उसे बदलने का रास्ता मिल सकता है, लेकिन जो चिंतन ही नहीं करे तो फिर बदलाव भी संभव नहीं हो सकता है। तो निरंतर ये अपेक्षा रहती है कि हम चिंतन करें। कहा गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा जब वह राष्ट्रपति था तब उसने चिंतन किया कि अमेरिका का जो तंत्र है उस तंत्र को बदलना। कोई भी अध्यक्ष आता है, प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, जो चल रहा है जैसा ही चला रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो कुछ चल रहा था उसको चलाते हुए और कैसे विकास किया जाए इसके चिंतन में, और
संगठन को कैसे मजबूत बनाए और नए कार्य उसमें कैसे हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, इस पर चिंतन करें, तब तो संगठन का भला हो जाएगा और जो व्यक्ति आया है वह भी अपनी उपलब्धि देगा। तो बराक ओबामा ने भी ये चिंतन किया कि मुझे अमेरिका के तंत्र को बदलना, और उस बदलाव का जो रूप था उसमें 3 मुख्य बातें थी। एक तो शिक्षा को बदलना है, और एक चिकित्सा को बदलना है, और तीसरी बात थी कि इकोनॉमिक सिस्टम को बदलना है। 3 बातों के ऊपर चिंतन किया कि इन तीनों में मुझे परिवर्तन लाना है। पहली बात है शिक्षा की। आजकल शिक्षा भी क्या है, एक धर्रा सा बन गया। प्राचीन समय था, लोग गुरुकुलवास में जाते थे और वहीं पे रहते थे, जैसे आजकल हॉस्टलों में रहते हैं, जैसे उस समय आश्रमों में रहने की परंपरा थी। वहीं रहना है, वहीं खाना है, वहीं सोना है, वहीं पढ़ना। और जब वे वहां रहते थे तो उन्हें जीवन निर्माण की बहुत सारी बातों को सिखाया जाता था। काम करना भी सिखाया जाता था, लकड़ी काटना, लकड़ी लेके आना, लकड़ी को बांधना, गायों को चराना आदि अनेक बातें उन्हें सिखाई जाती थी। जीवन व्यवहार की बातें भी सिखाई जाती थी और साथ साथ में अध्ययन भी करवाया जाता। आजकल के बच्चों को देखते हैं तो पढ़ाई तो कर रहे हैं, बौद्धिक विकास तो हो रहा है, लेकिन अगर उन्हें घरेलू काम के बारे में पूछ लिया जाए तो 100 में से 2 नंबर भी मिलना मुश्किल हो जाए। बहुत से कम बच्चे जानते हैं कि कौन सा काम कैसे किया जाए। और अब तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बदल गया। जब हम लोग पढ़ते थे, जब छोटे थे, तो स्कूलों में 5 दिन का कैंप लगता था और उस कैंप के अंदर खाना भी खुद बनाना होता था, रूम की सफाई भी करनी होती थी, रूम को सजाना भी होता था। लेकिन लगता है शायद अब वो परंपरा भी धीरे धीरे बंद हो। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें केवल बौद्धिक विकास पे ध्यान दिया जा रहा है और विद्यार्थी ग्रेजुएट बन रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, CA, MBA, MSc आदि कई डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये जितनी डिग्रियां हैं वे सारी की सारी धन कमाने की डिग्रियां हैं। अर्थ की दिशा में आगे बढ़ाने वाली शिक्षा है, जीवन निर्माण करने वाली शिक्षा नहीं है। और यही शिक्षा समस्या भी पैदा कर रही है। और ऐसा भी कहते हैं कि वर्तमान में जो अपराध जो बढ़ रहे हैं, उन अपराध को बढ़ाने के अंदर अनपढ़ व्यक्तियों का योगदान कम है, पढ़े लिखे व्यक्तियों का योगदान ज्यादा है। और पढ़े लिखे लोग ही अनपढ़ों को भी अपराध कैसे किया जाए उस दिशा में शिक्षित करने में लगे हुए। इसीलिए आज आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। और कहते हैं कि आतंकियों के अंदर भी अगर देखा जाए तो डिग्रीधारी व्यक्ति वहां ज्यादा है, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति वे वहां कम है और पढ़े लिखे व्यक्ति वहां पर ज्यादा है। और जो हिंसा वगैरह बढ़ रही है और ये डकैतियां बढ़ रही है, उन सब में पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा ही योगदान है। और ऐसे ऐसे ढंग से डकैती कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ढंग से बैंकों को लूटा जा रहा है, ATM को लूटा जा रहा है। अनपढ़ व्यक्तियों का
कर नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ आजकल कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, फिर भी उन सबको फैल करके वे घटनाओं को वारदात दे देते हैं। तो दिमाग तो है, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का जो उपयोग है वह सम्यक दिशा में नहीं है, गलत दिशा में जा रहा है। तो राष्ट्रपति ओबामा ने चिंतन किया कि शिक्षा का जो तंत्र है इसमें भी परिवर्तन जरूरी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी और गणाधिपति गुरुदेव तुलसी, इन्होंने भी बहुत चिंतन किया कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन जरूरी है, और काम भी किया। जीवन विज्ञान का एक रूप सामने रखा, शिक्षा के सामने रखा, और शिक्षाविदों को कहा केवल शारीरिक विकास और केवल बौद्धिक विकास ये अधूरापन है शिक्षा में। केवल आप उन्हें खेल खिला देंगे, खेल के क्षेत्र में मजबूत कर लेंगे, उनके शरीर को मजबूत कर लेंगे, उनकी बुद्धि का विकास कर लोगे, उससे देश का भला नहीं होना है, समाज का भला नहीं होना है, और खुद व्यक्ति का भला नहीं होना है। उसके साथ साथ जरूरी है कि शिक्षा में मानसिक विकास हो और भावनात्मक विकास हो। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने शिक्षा का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए जीवन विज्ञान के माध्यम से शिक्षा के 4 अंग प्रस्तुत किए: शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक विकास, और इसका संतुलन। ऐसा नहीं एक तो बहुत ज्यादा हो और दूसरा कम हो। अगर असंतुलन की स्थिति है तब भी गाड़ी आगे नहीं चल सकती है। आप अगर एक्टिवा चला रहे हो और आगे का टायर का एक्टिवा का है और पीछे का टायर साइकिल का लगा दे, क्या होगा? कहीं भी नहीं रह पाएगी। तो अगर टायर दोनों बराबर नहीं है तो एक्टिवा या कोई भी वाहन चल नहीं सकता है। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ही संतुलन की जरूरत है। और दूसरी बात कही गई, चिकित्सा तंत्र में बदलाव। आज हम देख रहे हैं चिकित्सा पद्धति का बहुत विकास हो रहा है, और पुराने जमाने में तो शायद इन सब बातों की कल्पना भी नहीं की होगी। शरीर का एक एक अंग सामने रख दिया जाता है, आप बाहर की आंखों से भीतर के तंत्र को देख सकते हैं। विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर विकास तो बहुत किया है, लेकिन जो विकास करना चाहिए था, जिस रूप में करना चाहिए था, वो उस रूप में नहीं हुआ। कहा जाता है कि चिकित्सा के संदर्भ में 2 शब्द प्रचलित है, प्रिवेंशन एंड क्योर। प्रिवेंशन का मतलब है कि जो समस्या, जो स्वास्थ्य पहले से ही हम कैसे स्वस्थ रहे इसकी जानकारी, लेकिन वो अभी तक विकसित नहीं हुआ। बीमारी होती है और बीमारी का इलाज होता है, लेकिन बीमारी हो ही नहीं, उस दिशा में अभी तक प्रयास नहीं किया जा रहा है। अगर बीमारी होने से पहले ही बीमारी नहीं हो, इसका प्रशिक्षण दिया जाए, उपचार किया जाए, प्रयास किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो फिर चिकित्सकों की जरूरत ही नहीं होगी, हॉस्पिटलों की और डॉक्टरों की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों की बाढ़ आ रही है। आज से 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले अगर देखें तो गांव में मुश्किल से एक हॉस्पिटल या एक आईसीयू मिल जाती थी, लेकिन अब तो एक नहीं अनेकों हॉस्पिटल, औषधालय और दूसरे चिकित्सा के
क्लिनिक मिल जाते और उसके बावजूद भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। कारण क्या कि बीमारी न हो, बीमारी से आने से पहले ही उसका उपचार हो जाए, उस तंत्र का विकास नहीं हुआ है। इसलिए अपेक्षा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास हो। और तीसरी बात कही गई इकोनॉमिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, अर्थ के क्षेत्र के अंदर विकास हो। तो वर्तमान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें भी परिवर्तन की अपेक्षा बराक ओबामा ने अमेरिका में महसूस की और यही चीज भारत भी महसूस कर रहा है। भारत का भी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अपने आप में सुव्यवस्थित नहीं है और उसके कारण से आने वाला हर प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा खड़ी रहती है और उस समस्या के कारण से विपक्ष को भी बोलने का मौका मिलता है। जो भी पार्टी आती है मुद्दा बना रहती है। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हालांकि ये नहीं कहेंगे कि पूरा खराब है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छा है तो कुछ लोगों के लिए खराब है। अमीरों के लिए ठीक हो सकता है, गरीबों के लिए वह अपने आप में ठीक नहीं है। शहरवासियों के लिए ठीक है, ग्रामवासियों के लिए ठीक नहीं है। बड़े बड़े जो उद्योग है, कारखाने हैं, उनके लिए ठीक है, तो छोटे कारखानों के लिए जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। और इसके कारण से फिर सबके सामने समस्याएं भी आती है और समस्याएं उग्र रूप भी लेती है, हड़तालें भी होती है। और जब हड़तालें होती है तो देश का अनेक प्रकार से नुकसान भी होता रहता है। तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको भी बदलने की जरूरत। तो ये कब होगा? जब चिंतन चलता रहता है तब तो परिवर्तन संभावित है। एक बार कहा जाता है कि एक कॉर्पोरेट जगत का व्यक्ति था, वो अपने स्वागत भाषण में कह रहा था कि पहले हम लोग किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी में रखते थे तो उसका आईक्यू देखते थे, उसके बुद्धि की परीक्षण करते थे, बुद्धि का माप देखते थे और उसके बाद में उसे कंपनी के अंदर रखा जाता था। लेकिन अब क्या है? अब हम आईक्यू नहीं ईक्यू देखते, इमोशनल डेवलपमेंट कितना है। वो व्यक्ति कह रहा है कि कोई व्यक्ति गुस्से है, चिड़चिड़ा है, असहिष्णु है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक नहीं है, तो वो कितना भी बौद्धिक हो, हमारी कंपनी के लिए वह उपयोगी नहीं है। इसलिए भावनात्मक विकास की बात कही गई। तो अगर भावनात्मक विकास नहीं है तो फिर पूरा बौद्धिक विकास है वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो आजकल जितने भी बड़े बड़े ऑफिस है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वे ये देखते हैं कि ईक्यू से ज्यादा आईक्यू की स्थिति क्या है। यूक्यू की भी जरूरत रहती है, लेकिन आईक्यू के बिना ईक्यू का कोई महत्व नहीं है। तो जहां बदलाव की जरूरत है वहां पे चिंतन हमेशा जरूरी रहता है। जो व्यक्ति चिंतन करता रहता है वही आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं आज जैसा हूं कैसा रहना नहीं चाहता हूं। आदमी 40 वर्ष में जैसा है 60 वर्ष में वैसा नहीं रहना चाहिए, विकास होना चाहिए। जमाना बदल गया। एक जमाना था, उस समय चिंतन अलग था, वर्तमान का चिंतन अलग था। पुरानी कहावत है, साथी और बुद्धि, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहीं कह रही है,
कहते कि बुद्धि ना थी कि जो 5 वर्ष के हो गए तो बुद्धि बस अब उनके बुद्धि का विकास फैल हो गया, अब उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये पुरानी सोच थी, पुरानी कहावत थी। आजकल ये कहावत फैल होती जा रही है। हालांकि देखते हैं तो कहावतें कम ही फैल होती है, लेकिन इस कहावत के ऊपर एक अखबार कह दे कि आजकल चाहे 7 वर्ष का हो चाहे 80 वर्ष का हो, जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क का उपयोग कर रहा है वो 80 वर्ष में भी एक्टिव है। और हम देख सकते हैं, इतिहास को देख सकते हैं। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी 82 वर्ष के थे, लेकिन अंतिम समय तक सक्रिय थे। और 75 वर्ष की उम्र, 75 वर्ष की उम्र जब जा रही थी और ये कह रहे थे मैं आज भी युवा हूं, आज भी क्या हूं, युवा हूं, तो उनका मनोबल प्रबल था और वे अपने आप को सक्रिय रखते थे। इसलिए ये सदा युवा बना रहा। और व्यक्ति अगर ये बार बार कहता रहे मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ा हूं, आप मान ले 40 वर्ष का व्यक्ति और 50 वर्ष का व्यक्ति भी बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा का कोई आया नहीं है, बूढ़ा का वो व्यक्ति ने खुद ने बुलाया। और यदि व्यक्ति ये सोचता रहे कि नहीं मैं आज भी युवा हूं, तो 70 और 80 साल के व्यक्ति भी अपने आप में युवा रह सकते हैं। पुराने जमाने में देखते थे व्यक्ति 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, सोच से वो बूढ़ा होता था, सोच से ही नहीं वह शरीर से भी बूढ़ा होता था और हाथ में बेड़िया। 50, 55, 60 साल के व्यक्ति हाथ में बेड़िया लेके चलने लग जाते थे और आज 75 और 80 साल के व्यक्तियों के पास में भी बेड़िए कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। किसी के कोई घुटने की तकलीफ है या घुटनों में चोट आ गई तो बात अलग है, लेकिन बेड़ियों की संख्या अगर देखें तो बेड़िए कम है, क्योंकि मानसिक सोच बदल गई है। और हम देख रहे हैं कि 75 साल, 80 साल, देश का प्रधानमंत्री भी अभी मेरे ख्याल से 73 साल से ऊपर ही होगा, तो इस उम्र में भी वो अपने दिमाग का पूरा उपयोग कर रहा है। और कितना उपयोग कर रहा है, कल्पना से परे की बात है कि उनके सामने कितने कितने भारत के राज्यों की स्थिति है, विश्व की स्थिति है, उन सबके ऊपर और जितनी जितनी घटनाएं घट रही है रोज, उन घटनाओं के ऊपर उनको नजर रखनी होती है और उन घटनाओं के लिए समस्या का समाधान खोजना होता है। कैसे कर सकता है? अगर व्यक्ति अपने आप को युवा माने, एक्टिव माने, सक्रिय माने, तो कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर हम ये सोचे हम तो बूढ़े हो गए, हमारे तो 40 आ गए, तो आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका मस्तिष्क भी निष्क्रिय होना चालू हो जाएगा। हम लोग कहते हैं 25 को याद कर लो, प्रतिक्रमण याद कर रहा, अब क्या सीखेंगे, 40 की उम्र तो हो गई है। जो ऐसा सोचता है वह अपने मस्तिष्क को धीरे 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 जड़ बनाता जा रहा है, उसमें जंग लगती जाएगी। आप लोग देखते हैं दरवाजा होता है, अगर दरवाजे को रोज खोला नहीं जाए, बंद नहीं किया जाए, खिड़कियों को खोला नहीं जाए, बंद नहीं किया जाए, तो एकदम टाइट हो जाती है। फिर उसमें जोर लगाना पड़ता है, तब जाके वह कहीं खुलती है। हमारे मस्तिष्क के साथ भी यही बात है। अगर हम लोग निरंतर मस्तिष्क का उपयोग करते रहेंगे तो मस्तिष्क उतना ही सक्रिय होता रहेगा, और मस्तिष्क का उपयोग नहीं करेंगे तो ये जो मस्तिष्क की नसें है, वे नसें धीरे 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 संकुचित होनी चालू हो जाएगी, सूखनी चालू हो जाएगी। कल एक भाई आया था, 65 साल के आसपास का होगा, वर्णना कर रहा था। मैंने कहा क्या बात है?
तो बताया गया आंखों से बिल्कुल दिखना बंद हो गया। और ये ऐसा क्यों कि जो नसें थी नसें सूख गई है, अब उसका कोई इलाज नहीं। जो आंखों के साथ नसें जुड़ी हुई है, नसें ही सूख गई, उसका रस सूख गया, तो अब कोई इलाज इसका अभी वर्तमान तंत्र के पास में उसका कोई इलाज नहीं। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने मस्तिष्क को सक्रिय नहीं रखते हैं, तो मस्तिष्क के अंदर जितना भी हमारा नाड़ी तंत्र है, वो नाड़ी तंत्र भी क्या हो जाता है, निष्क्रिय होना चालू हो जाता है। हम आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखते थे जब राज में रहते थे, तो प्राय प्रातः काल आचार्य प्रवर अपने मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए रोज 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा क्या करते थे। बाल तो सही नहीं है, विराम के तेल का मालिश भी करते थे, अच्छे से मालिश पूरे, और साथ साथ में इन अंगुलियों के द्वारा, ताकि ब्लॉकेज नहीं हो, और रगड़न इस तरह से पूरे चेहरे के ऊपर, पूरे मस्तिष्क के ऊपर 15-20 मिनट लगाते थे। और इसी कारण से 90 वर्ष की उम्र के अंदर भी उनका मस्तिष्क अपने आप में सक्रिय रहा। अंतिम समय तक उनकी मेमोरी में कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर अंतिम दिन के भी उनके प्रवचन को सुने, आवाज एकदम स्पष्ट, कहीं लड़खड़ाहट नहीं और कहीं चूक भी नहीं, अपनी भावधारा के साथ जो बोलते जा रहे थे। तो अगर हम अपने आप को सक्रिय रखेंगे तो हमारा मस्तिष्क सक्रिय भी रह जाएगा, और हम अपने आप को निष्क्रिय बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे मस्तिष्क निष्क्रिय भी बन जाएगा। इसलिए हम मन से बुरे नहीं हो, हम मन से जवान बने रहे। ओम। और हम श्रद्धेय मुनि बना रहे हैं। के बाद में